मेरे सौतेले मामा ने मेरी अम्मा के साथ बहुत ही गलत किया, जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। अम्मा के पैदाइश के बाद नानी इस दुनिया से इंतकाल कर गई तो मेरे नाना ने दूसरी शादी कर ली। मेरी अम्मा सकीना की सौतेली अम्मा अपने साथ अपने शौहर का एक बेटा भी लेकर आई थी। मेरी अम्मा के दो बहनें भी थी, उनका भी भाई नहीं था। मेरे नाना एक गांव में रहते थे। मेरी अम्मा 14 साल की थी जब मेरी अम्मा की कंधों पर दो बहनों की शादी करवा दी थी और मेरी अम्मा अकेली हो गई थी। अम्मा के सौतेली माँ उस पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म करती थी। नाना के सामने मेरी अम्मा को कुछ नहीं कहती थी, लेकिन जब नाना सुबह सवेरे खेतों में काम करने के लिए चले जाते तो मेरी अम्मा को जगाती और उसे आटा पिसवाने को कह देती थी। मेरी अम्मा कम उम्र की थी और गांव वाले मेरी अम्मा की सौतेली अम्मा को गंदुम देते थे और बोलते थे आज शाम तक आटा पीस जाना चाहिए, और मेरी अम्मा की सौतेली माँ उसे कहती थी अगर आज सारा दिन आटा ना पिसा तो तुम्हें कोई रोटी का एक निवाला भी नहीं दूंगी। अम्मा की सौतेली माँ उसे घर के सारे काम करवाती। अम्मा को उस वक़्त ही सुकून का पल नसीब होता जब नाना घर पर होते। अम्मा ने कभी भी नाना को ये नहीं बताया कि उसकी दूसरी बीवी उसकी बेटी पर कितना ज़्यादा जुल्म करती है। माँ की बड़ी बहनें माँ को बहुत बच्चों जैसा प्यार करती थी। इन्हें मालूम था कि इनकी सौतेली माँ उनकी बहन के साथ कितना जुल्म करती है, उनके साथ किस कदर जलन करती है, लेकिन वो भी करती तो क्या करती, उनके हाथ में कुछ नहीं था। लेकिन मेरी अम्मा की सौतेली माँ का एक भाई था जो कि बहुत अच्छा था। उसने कभी भी अम्मा के साथ बुरा सलूक नहीं किया था, बल्कि वो अम्मा से बहनों से बढ़कर प्यार करता था। यही वजह थी अम्मा को भी अपना सौतेला भाई पसंद था। वो अक्सर अपनी माँ से अम्मा के साथ झगड़ा करने की वजह से लड़ पड़ता था। अम्मा की सौतेली माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं था उसके बेटे का उसकी सौतेली बेटी के साथ अच्छा सलूक हो। इसीलिए मेरी अम्मा की सौतेली माँ ने उसकी शादी बचपन में ही उनके मामा के बेटे से कर दी थी। मेरी अम्मा की सौतेली माँ ने मेरे नाना से कही जल्द से जल्द इसकी शादी करवा दो, मुझे इसके तौर तरीके बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ये हमारा मुंह काला करके ही जाएगी। नाना को अम्मा की सौतेली माँ की ये बात बिल्कुल बुरी लगी थी। वो खामोश रहे और एक दिन उसी तरह अम्मा की सौतेली माँ इन्हें मार रही थी तो नाना ने देख लिया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। और जब अम्मा की उम्र 17 साल हुई तो नाना ने मेरे मामा के साथ बात करके जल्द ही अम्मा की शादी उनके बेटे से करवा दी। अम्मा की शादी वाले दिन अम्मा का सौतेला भाई बहुत रोया और अम्मा के साथ जाने की जिद करने लगा, लेकिन अम्मा की सौतेली माँ के भाई उनके साथ जाने को रोक रही थी। हालांकि उनके घर भी साथ साथ थे, ये दूर नहीं थे। जब अम्मा का सौतेला भाई जिद करने लगा तो मेरे मामा ने नाना से बोला अकबर भाई, ये लड़का इतनी जिद कर रहा है तो इसे आप भी हमारे साथ जाने दें। इसी तरह अम्मा का सौतेला भाई भी उनकी शादी के बाद अम्मा के साथ आ गया, लेकिन उसने अपनी माँ के साथ जाने से साफ मना कर दिया और बोला मुझे राबिया के साथ ही रहना है। अम्मा की सौतेली माँ अम्मा के भाई को ज़बरदस्ती अपने घर लेकर आई। अम्मा का सौतेला भाई अपनी माँ से चुप करके रहा, अम्मा से मिलने के लिए घर आता, क्योंकि अम्मा की सौतेली माँ को किसी तौर पर ये मंजूर नहीं था कि उनका बेटा मेरी अम्मा से मिलने के लिए लाख मना करने के बावजूद भी मेरी अम्मा का भाई उनसे मिलने के लिए रोज़ाना मेरी अम्मा के घर पहुंच जाता था। अभी भी मेरी अम्मा की शादी को कुछ ही महीने गुजर गए थे। मेरे नाना हज करने के लिए गए थे। अचानक वहाँ उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। जब नाना को वापस लाया गया तो उनकी आखिरी सांसें चल रही थी। मेरी अम्मा ने मेरे नाना को देखकर बहुत ज़्यादा रो रही थी। मेरी अम्मा नाना का सारा दिन ख्याल रखती थी और शाम को वापस घर आ जाती। एक रात जब मेरी माँ वापस घर आई तो मेरी अम्मा को कहीं भी सुकून नहीं आ रहा था। एक अजीब किस्म की बेचैनी थी जो मेरी अम्मा को परेशान कर रही थी। मेरी अम्मा की फैमिली से कुछ देर बाद उनका सौतेला भाई उनको बुलाने के लिए आया था।
मेरे सौतेले मामा ने मेरी अम्मा को बताया मेरे नाना इस दुनिया से चले गए हैं। ये सुनना था। मेरी अम्मा चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। एक तरफ तो मेरी अम्मा को नाना के जाने का दुख था, दूसरी तरफ से बहुत परेशान थी। नाना ने 3 दिन गुजर जाने के बाद मेरी अम्मा को जिस बात का डर था वही हुआ। मेरी अम्मा की सौतेली माँ ने मेरी अम्मा लोगों को सख्ती से मना कर दिया। अब उनके नाना के घर से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बाकी सारी जायदाद मेरी अम्मा और उसके बहनों के नाम थे और घर नाना ने मेरी अम्मा की सौतेली माँ के नाम कर दिया। इसीलिए मेरी अम्मा और उसके बहनों का इस घर में आना जाना पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। मेरे अल्लाह ताला ने एक ऐसा करम कर दिया। नाना के 5 दिन गुजर जाने के बाद अचानक मेरी अम्मा की सौतेली माँ को हार्ट अटैक हुआ और वो भी इस दुनिया से चल बसी। मेरी अम्मा की सौतेली माँ के इस दुनिया से जाने के बाद मेरी अम्मा का सौतेला भाई इस दुनिया में अकेला रह गया। मेरी अम्मा के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था जो इसकी देखभाल करता, क्योंकि वो मेरी अम्मा के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था। इसीलिए मेरी अम्मा ने उसको घर ताला लगाया और अपने भाई को अपने घर लेकर आई। मेरी अम्मा अपने भाई से अपने बच्चों से बढ़कर प्यार करती थी। मेरी अम्मा ने कभी फ़र्क नहीं किया वो मेरा सौतेला भाई है। यूं ही वक़्त गुजरता गया और देखते ही देखते अल्लाह ताला ने मेरी अम्मा को 3 बेटियों से नवाजा। मेरी बहन का नाम मेरी अम्मा ने लारे, सुंबुल और काजल रखा था। हम तीनों बहनों बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब मेरी माँ सारा दिन घर के कामों में लगी रहती थी तो मेरे सौतेले मामा हमारी देखभाल करते थे। 1 मिनट के लिए भी हम तीनों बहनों को अकेला नहीं छोड़ते थे। उनके इस कदर प्यार की वजह से हम तीनों बहनें भी उसके साथ अटैच हो गई थी। यूं ही मेरी अम्मा को अपने सौतेले भाई का बहुत सहारा था। जब कभी मेरे बाबा को कोई काम नहीं करते तो किसी काम में लापरवाही करते थे तो मेरी अम्मा वो काम मेरे मामा से कह देती थी, वो मिनटों में कर देते थे। उन्होंने कभी भी मेरी अम्मा को किसी काम के लिए ना नहीं बोला। मेरी अम्मा की शादी को 15 साल हो चुके थे। हम तीनों बहनें जो कि जवान थी। हम तीनों में से मैं एक 14 साल की थी और मेरी जुड़वा बहनें 12 साल की थी। मामा हमसे काफ़ी बड़े थे, जिसे उन्हें मेरी अम्मा से प्यार थी। वैसे हम तीनों बहनें से भी प्यार करते थे और हम तीनों बहनें अपने मामा से कभी जुदा नहीं होते थे। हमें भी मामा की आदत हो गई थी। हम तीनों उनके बगैर खाना भी नहीं खाती थी। मामा हमसे इतना बड़े होने के बावजूद भी हमारे साथ बच्चों की तरह खेलते थे। वो हमारी हर खुशी का ख्याल रखते। अगर कभी हम बीमार पड़ जाते तो अम्मी से ज़्यादा वो हमारी फ़िक्र करने लग जाते। लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से मामा में बहुत बदलाव आ गया था। वो ना ही हमारे साथ खाना खाते और ना ही हमसे बातचीत करते थे। अगर कभी हम तीनों बहनें मामा से कहती अब ना वो हमारे साथ खाना खाते हैं और ना ही खेलते हैं तो मामा कभी कभी हमारे साथ नरमी से बात करते थे। उनका मिजाज में इस कदर तेज़ हो गया था, हम तीनों बहनें बहुत डर जाती। इस बात को बहुत नोटिस किया। मेरी अम्मा ने भी कई बार मामा से पूछा, आखिर क्या बात है, तुम क्यों इतने चिड़चिड़े हो गए हो, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते। तो मामा एकदम से भड़क उठे और बोले, आप ही क्या मेरी खुशियों पर मेरा हक नहीं है? मेरी खुशियाँ सिर्फ इसी में नहीं है कि मैं आप लोगों को खुश रखूं, आप लोगों का नौकर बनकर रहूं। मेरी अम्मा मेरे मामा का रवैया देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह गई थी। वो भाई जो अपनी बहन पर जान मारता था अब मेरे सामने कैसी बातें कर रहा था। मेरी अम्मा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर मामा के ऐसी बात करने की क्या वजह है? मेरी अम्मा हैरानी से मामा की तरफ देखने लगी तो मामा गुस्से से उठकर बाहर चले गए। हम तीनों बहनें भी वही कोने में खड़ी थी। मेरी अम्मा ने हमें पास बुलाया और गले से लगाते हुए बोली, लारिब, सुंबुल, काजल, तुम लोग फिक्र मत करो। पता नहीं तुम्हारे मामा को किस बात पर गुस्सा है, उसका गुस्सा जल्दी ठंडा हो जाएगा। वो घर आता है तो मैं उससे बात करूँगी। पता नहीं क्यों आजकल उसका दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है। रात को काफ़ी देर से मामा घर आए तो मेरी अम्मा बात करने के लिए मामा के कमरे में गई। मामा मेरी अम्मा के साथ इस कदर ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे, आवाज़ बाहर हमारे कमरे तक आ रही थी।
कुछ देर के बाद आवाज़ आनी बंद हो गई। जब मैं और लारे सुम्बुल कमरे से बाहर निकले तो हमने देखा मेरी अम्मा मामा के कमरे से बहुत दुखी बाहर आई। वो खुद से बेखबर चल रही थी। मेरी अम्मा की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरी अम्मा ने कोई बड़ी टेंशन ले ली। हम समझ गए थे ये सब तो मामा का किया धरा है। उस दिन के बाद से मेरी अम्मा चुप चुप रहने लगी थी, किसी से कोई बात नहीं करती थी। मेरे बाबा के लाख पूछने पर मेरी अम्मा ने उन्हें कुछ नहीं बताया। क्या बात हुई थी, वो क्यों परेशान रहती है। जब कभी मेरे बाबा मेरी अम्मा से पूछते तो वो बात को टाल देती, कहती मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसी वजह से मैं ज़्यादा बोलने को दिल नहीं चाहता। एक दिन रात को मेरी अम्मा सारी रात रोई और सुबह के वक़्त अचानक मेरी अम्मा की तबीयत बिगड़ गई और हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। हैरान करने वाली बात तो ये थी, जब मेरी अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस दिन भी मेरे मामा सुकून की नींद सो रहे थे। इन्हें ये तक ख्याल नहीं आया मेरी बहन मुझसे कितना प्यार करती है, जो कभी इन्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे। अब वो इतनी तकलीफ़ में है तो इन्हें मेरी अम्मा की खबर तक नहीं ली थी। बाबा को भी इस बात पर बहुत गुस्सा था। बचपन से लेकर आज तक हमने उसे अपने बच्चों की तरह पाला, अपने बच्चों की तरह प्यार किया। जब हम इतनी परेशान हैं तो उसे हमें अकेला छोड़ दिया, अपने बहन की खबर तक नहीं ली। मेरी अम्मा का ब्लड प्रेशर बहुत हाई था। डॉक्टर का कहना था उनका बैकडाउन भी हो सकता है। डॉक्टर ने मेरी अम्मा का ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी अम्मा का ब्लड प्रेशर हाई था, नॉर्मल होने का नाम नहीं ले रहा था। पता नहीं कौन सी वाली बात थी जो मेरी अम्मा अपने दिमाग में लेकर फिर रही थी। दोपहर के 1 बजे का टाइम था। जब मामा हॉस्पिटल आए तो मेरे बाबा ने उनसे कुछ बात नहीं की। वो काजल से बोले तुम्हारी अम्मा की तबीयत कैसी है। काजल चुप रही क्योंकि वो जानती थी उसकी वजह मामा ही है। मामा की वजह से, टेंशन की वजह से आज मेरी माँ का ये हाल हुआ है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जिसको हम नहीं जान सके। जब बाबा ने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बताया वो आपकी बीवी के बारे में पता कर रहे हैं। मैंने उन्हें बताया उनकी हालत बहुत सीरियस है तो वो मुस्कुराने लगे। ये सुनने के बाद बाबा को मेरे मामा पर गुस्सा आया। कैसा खुदगर्ज भाई है जिसे अपनी बहन की ज़रा भी परवाह नहीं। अगर उसकी बहन उसे ना संभालती तो आज ये दर पदर के ठोकरे खाता फिरता। ये अपनी बहन का शुक्रगुजार होने के बजाय अपनी बहन की बीमारी का सुनकर खुश हो रहा है। अल्लाह ऐसा भाई किसी को भी ना दे। मैं तो शुरू दिन से मना कर रहा था वो इस लड़के को अपने साथ उसके घर में ना रखे, क्योंकि सौतेला भाई तो हमेशा सौतेला ही रहता है। मगर मेरी अम्मा के सर पर उसे अपने घर में रखने का भूत सवार था। आज जब वो खुद मौत के मुंह में है, उसका भाई उसकी कोई परवाह नहीं। दिन पर दिन मेरी अम्मा की हालत ख़राब होती जा रही थी। डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ चुके थे। रो रो कर हम तीनों बहनों का बुरा हाल था। डॉक्टर ने मेरी अम्मा को डिस्चार्ज कर दिया। हम उन्हें घर लेकर आए। बाबा बहुत परेशान थे क्योंकि मेरी अम्मा सिर्फ चारपाई की हो गई थी। मेरी अम्मा की देखभाल के लिए मेरे बाबा ने एक औरत रखी। वो मेरी अम्मा को टाइम पर खाना खिलाती और टाइम पर मेरी अम्मा को दवाई देती। उस दौरान भी मामा ने मेरी अम्मा का हाल तक नहीं पूछा। वो सुबह से घर से निकलते और शाम को आते। वो घर वालों से पूरी तरीके से अलग हो चुके थे। उन्हें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कौन मर रहा है और कौन जी रहा है। हम मामा से बात करने के लिए और मामा को देखने के लिए तरस जाते। कभी कभी तो ऐसा होता मामा कई कई दिनों तक घर ना आते। मेरी अम्मा अक्सर बाबा से और हमसे मामा के बारे में पूछती तो मेरे बाबा मेरी अम्मा से नज़रें चुराते और कहते जब उसको तुम्हारी परवाह नहीं तो तुम क्यों उसकी फ़िक्र करती हो, हम सब तुम्हारे पास हैं। मेरी अम्मा आंसू बहाते हुए कहती मुझे नहीं पता था मेरा भाई इस कदर मुझसे बेईमान हो जाएगा, मुझे देखना भी गवारा नहीं करेगा। बाबा मेरी अम्मा को बहुत तसल्लियाँ देते, तुम परेशान ना हो वरना तुम्हारी हालत बहुत बिगड़ जाएगी। मेरी अम्मा 2 साल से चारपाई पर थी, इसीलिए मामा खुद इन्हें खाना खिलाते।
कुछ देर बाद मेरे मामा पसीने भरते हुए और उनकी अजीब सी हालत होती, जबकि किसी को भी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरी अम्मा को खाना देने की हर रात मैं अम्मा की चारपाई के नीचे छुप गई। फिर जो राज खुला उससे मेरी जान निकल गई। मेरी अम्मा के अस्पताल से आ जाने के कुछ दिन बाद सुबह सुबह मेरे मामा अम्मा के कमरे में गए और जब वो अम्मा के कमरे से बाहर निकले तो उनके माथे पर गुस्से के बल डले हुए थे। बाबा तो काम पर चले गए थे। वो हम तीनों से बोले, आज से अपनी बहन को मैं खाना दिया करूँगा। उन्होंने क्योंकि मेरी अम्मा के लिए एक औरत रखी थी तो मेरे मामा ने उस औरत को भी छुट्टी दे दी और बोले, आज से अपनी बहन की जिम्मेदारी मुझ पर है। अपनी बहन की देखभाल मैं खुद कर लूँगा। जब रात को बाबा काम से आए तो मैंने ये बात बाबा को बता दिया तो बाबा बहुत हैरान हुए। जिस भाई ने अपनी बहन का हाल तक नहीं पूछा था, आज वो उसकी देखभाल कैसे कर सकेगा। उस दिन के बाद मामा का बाबा के साथ और हमारे साथ रवैया नॉर्मल हो गया। वो बाबा से अच्छे तरीके से बात करते और हमारे साथ भी प्यार मोहब्बत से बातें करते थे। मामा के इस बदले हुए रंग पर हम सब घर वाले बहुत हैरान थे। अब तो मामा घर से बहुत कम निकलते थे। वो ज़्यादातर घर में रहते थे और मेरी अम्मा की देखभाल करते थे। मामा अक्सर हमसे छुप छुप कर किसी से फ़ोन पर बातें करते थे। एक दिन मामा फ़ोन पर किसी से बातें कर रहे थे। मैं दवाई वाली पर्ची लेकर मामा के पास गई। उससे पहले मैं कुछ बोलती मामा ने मुझे देख लिया। वो मुझे डांटने लगे, तुम यहाँ किसके लिए आई हो? और मैं सहम गई। डरते हुए कहा, मामा मेरी अम्मा की दवाई ख़त्म हो गई है, मैं इसीलिए आई हूँ आपको ये पर्ची दे दूँ ताकि मेरी अम्मा के लिए दवाई लेकर आएं। मामा ने मुझसे दवाई वाली पर्ची छीनी और बोले, जाओ दफ़ा हो जाओ। मैं वहाँ से तेज़ तेज़ कदम उठाती अपनी अम्मा के कमरे में आ गई। मेरी अम्मा ने मुझे डरा हुआ देखकर बोली, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं बोली, अम्मा मामा फ़ोन पर किसी से बातें कर रहे थे। जब मैं उनके पास दवाई वाली पर्ची लेकर गई तो उन्होंने मुझे डांट दिया है। मेरी अम्मा बोली, तुम्हें मामा के पास जाने की क्या ज़रूरत थी? उसका तो दिमाग ख़राब है, बच्चों को भी बिना वजह डांट देता है। एक दिन सुबह सवेरे बाबा काम पर चले गए। हम तीनों बहनें अपनी अम्मा के साथ नाश्ता तैयार कर रहे थे। मामा किचन में आए, उनके लिए नाश्ता कमरे में अंदर लेकर चले गए। जाने से पहले मामा हम तीनों बहनों से बोले, मैं अपनी बहन को नाश्ता करवा दूंगा, तुम लोग यहीं किचन में रहना, कमरे में मत आना। कुछ देर के बाद जब मामा अम्मा के कमरे से निकले तो वो तेज़ तेज़ भागते हुए, उनकी हालत अजीब सी थी। मेरी अम्मा को नाश्ता करवाने के बाद मामा अपने कमरे में कुछ सामान लेकर बाहर निकल गए। जब हम तीनों अपनी अम्मा के कमरे में गए तो मेरी अम्मा रो रही थी। हमने अपनी अम्मा को रोने की वजह पूछी तो मेरी अम्मा ने हमारी बात को टाल दिया और हमें कुछ भी नहीं बताया। इतवार वाले दिन बाबा को काम से छुट्टी थी। हम तीनों बहनों को रोज़ का पता था। हम सबसे पहले अपनी अम्मा के लिए नाश्ता तैयार करते हैं और हमने बाबा के लिए भी नाश्ता तैयार किया। तो बाबा बोले, मुझे दो नाश्ता, मैं तुम्हारी अम्मा को अपने हाथों से करवा दूंगा। मामा का कमरा चूँकि छत पर था। मामा सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोले, अरे भाई, आप क्यों मेरी बहन को नाश्ता करवाएंगे? मैं हूँ ना, आप ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। पहले तो मैं अपनी बहन को नाश्ता करवा देता हूँ, मेरे होते हुए आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी देर में दरवाजे को किसी ने खटकाया। पापा का दोस्त आया था पापा से मिलने के लिए, तो बाबा वहाँ निकल गए। मामा ने उस जगह से नाश्ता उठाया और मेरी अम्मा के कमरे में चले गए। दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरे मामा ने मेरी अम्मा के कमरे में गए हुए काफ़ी देर हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा देर होने के बाद मामा ने दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर निकले तो मामा की हालत वही थी जैसे कि वो रोज़ होते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये सब क्या हो रहा है। मैं जानना चाहती थी आखिर क्या वजह है। मामा इतनी देर तक मेरी अम्मा के कमरे में बंद क्यों रहते हैं और जब वो बाहर निकलते हैं तो पसीने से भीगे हुए होते हैं। उनकी हालत अजीब सी होती है। मैंने सच पता लगाने का फ़ैसला किया। मैं किसी तरह भी सच पता लगा कर रहूँगी। आखिर मामा इतनी देर तक मेरी अम्मा के कमरे में क्या करते हैं और उनकी हालत इस तरह अजीब क्यों होती है। बस मैं मौके की तलाश में थी। ये काम आसान तो नहीं था, लेकिन छुपकर पता लगा जा सकता था।
मैं सोचने लगी आखिर क्या करूं, कैसे पता लगाऊं, और मेरे दिमाग में ये डर भी था अगर मामा को पता लग गया तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे और मुझे डांट देंगे। एक दिन जब मामा नाश्ता लेने के लिए किचन में आ गए तो मैं जल्दी से किचन से निकली और मामा के पीछे से होते हुए रफ्ता रफ्ता अपनी अम्मा के कमरे में चली गई ताकि मैं सच्चाई का पता लगा सकूं। मैं अपनी अम्मा के चारपाई के नीचे छुप गई। कुछ देर के बाद मामा अपने हाथों में नाश्ते की थाली लेकर कमरे में आए। उन्होंने अंदर से दरवाजे को लॉक कर दिया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। पता नहीं मामा क्या करने वाले हैं। मुझे ये भी डर था कहीं मामा को पता ना चल जाए मैं चारपाई के नीचे छुपी हूँ। अगर मामा को पता चल जाता तो मैं छुपी हूँ तो मामा का वो चेहरा मुझे कभी नजर नहीं आता जो मैंने उस दिन देखा था। हम सब घर वाले समझते थे शायद मामा का ये रवैया मेरी अम्मा की तबीयत खराब होने की वजह से है और सब नॉर्मल हो गया है, मगर हम सब गलत थे। मामा तो सबसे बहुत बड़े मकसद के लिए कर रहे थे। मेरी अम्मा की देखभाल बस एक दिखावा था जो वो कर रहे थे। अफसोस तो मुझे इस बात पर हुआ मेरी अम्मा ने ये सब कुछ जानते हुए भी बाबा से और हम सब से ये छुपा कर रखा। पता नहीं वो सब किसी नुकसान से बचने के लिए कर रही थी या वो अपने भाई को खोना नहीं चाहती थी। मामा ने मेरी अम्मा को खाना खिलाने के बाद मामा ने जेब से कागज़ निकाला और मेरी अम्मा से बोली, आज मैं आखिरी बार तो कह रहा हूँ इन कागज़ों पर दस्तखत कर दो। तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम हमेशा हमेशा के लिए आप सब लोगों को छोड़कर चला जाऊँगा। मेरी खुशियों की खातिर तो तुम इतना कर सकती हो। मेरी अम्मा का हाथ पकड़कर मेरी अम्मा से दस्तखत करवाने की कोशिश कर रहा था। मेरी अम्मा बार बार अपना हाथ पीछे हटा देती। उस दिन तो जैसे तैसे मामा ने ठान रखी थी वो मेरी अम्मा से दस्तखत करवा कर रहेगा और ऐसा ही हुआ। मामा ने ज़बरदस्ती मेरी अम्मा से उन कागज़ों पर दस्तखत करवाए और चले गए। मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकी और ये सब देखती रही। मैं नहीं चाहती थी वो किस चीज़ के कागज़ थे जिस पर मामा ने मेरी अम्मा से दस्तखत करवाए। मामा के जाने के बाद मैं चारपाई से निकली और अपनी अम्मा से लिपट गई क्योंकि मेरी अम्मा उस वक़्त ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। जब बाबा घर आए तो मैंने सारा मामला बाबा को बता दिया है। जब बाबा ने मेरी अम्मा से उन कागजातों के बारे में पूछा तो मेरी अम्मा ने सारी सच्चाई बता दी। कोई लड़की मेरे मामा के पीछे पड़ी हुई है। वो चाहती है मेरे बाबा का मकान और मेरी सारी जायदाद उनके नाम करवा दूं। फिर वो मेरे भाई से शादी करेगी। मेरा भाई उसके पीछे पागल हुआ फिर रहा है, इसीलिए मुझसे कागजात पर ज़बरदस्ती दस्तखत करवाना चाहता है। इसीलिए मैंने दस्तखत कर दिया है। मेरी अम्मा ने मेरे बाबा से बोली है, अल्लाह के वास्ते जब मेरा भाई आए तो उसे कुछ मत कहना। अगर मेरे भाई की खुशी इसी में है तो मैं खुश हूँ। बाबा गुस्से में घर से बाहर निकले और मेरे मामा को ढूंढने लगे। मामा बाबा को कहीं भी नहीं मिले। रात काफ़ी देर से मामा घर लौटे तो बाबा ने उनसे बात की। मामा उस बात से साफ इनकार करके बोले, मेरी बहन ने अपनी मर्जी से सारी जायदाद मेरी होने वाली बीवी के नाम कर दी है। बाबा का हाथ उठते उठते रुक गया तो मेरे बाबा मेरे मामा से बोले, आप लोगों से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं कल से ही शादी करके रहूँगा और मैं घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊँगा। घर छोड़ने के नाम पर ही मेरी अम्मा का कलेजा मुंह में आ जाता, मगर जिसने मामा की शादी करवानी थी वो नहीं आई। 2 दिन तक मामा वहीं पर उसका इंतज़ार करते रहे, मगर उसका कोई पता नहीं था। उसे जो चाहिए था वो उसे मिल चुका था। वो फराडी लड़की थी जो सारी जायदाद अपने नाम करवाने के बाद भाग जाती है और मेरे मामा को अपने किए हुए पर पछतावा हो रहा था। वो घर वापस आए। शर्मिंदगी के मारे मामा की नज़रें झुकी हुई थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो किस मुँह से मेरी अम्मा और मेरे बाबा से माफ़ी मांगे। इसीलिए उन्होंने मेरी अम्मा से माफ़ी मांगी तो मेरी अम्मा ने सब कुछ भुलाकर मेरे मामा को अपने गले से लगा लिया। लेकिन मेरे बाबा जो पहले बहुत गुस्से में थे अब वो खुश नज़र आ रहे थे। बाबा मामा से बोले, तुमने एक खेल हमारे साथ खेला है, उसके बदले एक खेल मैंने तुम्हारे साथ खेला।
वो कागजात जो तुमने अपनी बहन से दस्तखत करवा लिए थे वो नकली थे, क्योंकि मैं तुम्हारा इरादा पहले ही जान चुका था, इसीलिए मैंने वो कागजात पहले बदल लिए। वो कागजात जो तुमने उस लड़की को दिए वो नकली थे, जबकि असली कागजात तो मेरे पास हैं। मामा अपने आंसू पोंछते हुए बाबा के गले लग गए। हम सब घर वालों ने मामा को साफ दिल से माफ़ कर दिया। इस बात को गुजरे हुए 3 साल हो गए थे। मेरी अम्मा पहले से काफ़ी बेहतर है। मेरी अम्मा की देखभाल के लिए मामा की शादी एक बहुत अच्छी लड़की से करवा दी है। मामी बहुत अच्छी थी, वो मामा के साथ साथ हम सबका ख्याल रखती थी। आज वो जब कभी मामा हादसे को याद करता है तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने कितना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया, और ये सब उनके अपनों की वजह से हो सका। आज की कहानी आपको कैसी लगी, इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया। मेरे मामा तो बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन उस लड़की ने मेरे मामा को इतना ज़्यादा भड़काया था। मेरे मामा मेरी अम्मा के ख़िलाफ़ हो गए थे। मेरे मामा तो हम सबके सौतेले मामा थे, लेकिन वो मेरी अम्मा से हमेशा बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। अब हम सब हंसी हंसी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरे बाबा ने बहुत ही अच्छा काम किया था, वो असल कागजात छुपा लिए थे। अब हम अपने घर में बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि मेरी मुहामी आ गई थी।